जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन या फिर कितना मुश्किल है। जैसा कि जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आजकल सरकारी नौकरी की ओर रुझान लोगों का ज़्यादा है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत कम सीटें निकलती हैं, बहुत कम लोगों को नौकरी मिल पाती है, लेकिन फिर भी एक तरह से क्रेज़ बन चुका है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है वही व्यक्ति वास्तव में योग्य है। ऐसी समाज की मानसिकता बन गई है। बाकी ऐसी बात है नहीं, क्योंकि एक खुद का व्यवसाय करने वाला, खुद का काम करने वाला व्यक्ति भी सरकारी नौकरी के जितना ही अच्छा होता है वो भी उतना ही महत्व रखता है। लेकिन एक मानसिकता बन गई है समाज की, चाहे कहीं भी चल पड़िए, आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ सरकारी नौकरी है उसी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। बाकी तो देखिए साथियों, अपना जो काम करके खाता है ना, चाहे वो मजदूरी करे चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन जो अपना काम करके अपना पेट भरता है, अपना परिवार चलाता है, वो व्यक्ति सही ही है। बाकी लेकिन फिर भी एक प्रकार से क्रेज़ है सरकारी नौकरी का। तो इसी मुद्दे पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जैसे कि कुछ साथियों को लगता है कि सरकारी नौकरी, जैसे मुझे भी लगता था पहले, जब तक मुझे नहीं मिली थी तो मुझे लगता था कि जो बच्चे नौकरी लगते हैं, जिनका नाम आता है, जिनका रोल नंबर दिखाई देता है अंतिम चयन सूची में, जिनकी नियुक्ति होती है स्कूल में या कहीं पर भी, वो पता नहीं कौन से ग्रह से आते हैं। यानी इस ग्रह के तो वो प्राणी है नहीं, मुझे ऐसा लगता था। और फिर मुझे लगता था कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, शुरू से ही, बचपन से ही, जिनको लगातार पढ़ाई का मौका मिल रहा है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनके कोई बाधा नहीं पड़ रही पढ़ाई में, वही लोग सफल होते हैं। लेकिन मेरी सफलता के साथ इन सारे मेरे जो विचार थे, इन पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये हो गया है कि मेरा ये सोचना गलत था कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वही नौकरी पाता है, या फिर किसी दूसरे ग्रह से आते हैं। क्योंकि मैं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई, यहीं पली बड़ी हूँ एक किसान परिवार में। और पढ़ाई के साथ साथ 12वीं तक भी पढ़ाई के साथ साथ खेती का, घर का काम भी करते थे। उसके बाद 12वीं के बाद, जैसे ये मानते हैं ना, 12वीं तक जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, आप देखोगे अभी खास तौर से शिक्षक भर्तियों में या फिर आगे चलकर जो बड़ी भर्ती हैं उनमें जो लोग सफल होते हैं ना, उनकी सफलता का रहस्य साथियों बचपन से इंटेलिजेंट होना नहीं होता है। उनकी सफलता का मतलब होता है निरंतरता और उनका जो समर्पण भाव है, तब जाकर वो सफल होते हैं। क्योंकि जो बचपन से इंटेलिजेंट है, जैसे कि हम विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारी कक्षा में जैसे हम 25 बच्चे माने औसत, उसमें से कितने इंटेलिजेंट होते थे? 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी 20 बच्चे उनमें से 10 बच्चे औसत होते थे, और 10 तो फिर बिल्कुल ही, 10 में से 5 आप कुछ ठीक ठाक मान लीजिए, 5 तो बिल्कुल ही ऐसे होते थे कि उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन फिर आप बाद में हम सुनते हैं कि वो फलां लड़का या लड़की जो हमारे क्लास में था, जो बिल्कुल पिछलग्गू था, उसको कुछ नहीं आता था, आज वो कहीं नौकरी कर रहा है। तो फिर उसको कहाँ से इतना वो इंटेलिजेंट हो गया, कहाँ से उसको ज्ञान आ गया? तो ये साथियों बाकी की चीज़ें हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। तो मैं जैसे अपनी बताऊं तो बचपन से भी कोई इंटेलिजेंट नहीं थी। शुरू में 5वीं तक ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हुई थी, उसके बाद 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई। घर में खेती का काम था, मम्मी पापा पढ़े हुए नहीं थे, कोई राह दिखाने वाला नहीं था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम पढ़ लो, आगे चलकर नौकरी लगनी है, पढ़ाई अच्छी होती है, बस ठीक है। मम्मी पापा स्कूल भेज देते थे, हम चले जाते थे, काम कर लेते थे। घर पे आके कुछ मम्मी पापा की हाथ बटा देते थे घर के काम में या खेती के काम में। उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई होने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताई है, मेरे बीच में 4 साल 5 साल पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, छूट गई थी। 12वीं के बाद पास में कॉलेज था नहीं, ना कोई दूर जाने वाला साथ था, तो फिर मैंने पढ़ाई 2 साल छोड़ दी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद भी जैसे 2 साल मेरी पढ़ाई फिर शुरू नहीं हो पाई। उसके बाद जब मैंने शादी के 1 साल बाद, अगले साल ही, जब मैंने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया, बस एक किताब ला के घर पे और थोड़ा दिन उसको देख के, और राजस्थान पुलिस का जब मैंने एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया, यानी वो मेरा एग्ज़ाम पास हो गया राजस्थान पुलिस का, उस समय मेरे घर वालों को, ख़ासतौर से मेरे ससुर जी को, ये लगा कि हाँ वास्तव में इंटेलिजेंट है। और उनका एक क्रेज़ था, उनको एक शौक़ था, उनको चाह था कि हमारे घर में भी कोई सरकारी नौकरी हो। तो उनको लगता था कि शायद बहुएं ही सरकारी नौकरी लग जाएं। तो फिर उन्होंने मुझे पढ़ाने की ठान ली। बाकी के लोगों के साथ ना होने के बावजूद भी मेरे ससुर ने मेरा एडमिशन करवा दिया। तो उस समय उनको ये लगा कि हाँ ये वास्तव में इंटेलिजेंट है, कुछ कर सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है। उसके बाद 2008 में मैंने वो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर मैं फिजिकल में रह गई थी। तो फिर जैसे कि मेरे बड़े बेटे का जन्म हो गया 2009 में, और उसके बाद मैं फिर से मैंने कॉलेज की पढ़ाई, मेरे ससुर ने एडमिशन करवा दिया, मैंने कॉलेज की पढ़ाई की। ऐसे ही 1 साल तो प्राइवेट की, छोटा बेटा था। उसके बाद 2 साल मैं गई, वहाँ भी मेरे कोई सेकंड डिवीज़न ही बनी। जैसे
12वीं में 10वीं में तो मेरे बिल्कुल ही कम अंक थे, कि 50% भी नहीं थे। उसके बाद 12वीं में तक कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो 12वीं में मेरी फर्स्ट डिवीज़न बनी। उसके बाद कॉलेज में जैसे एक तो स्टेट चेंज हो गया, ऊपर से घर का काम, जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, उसके बाद भी उसमें सेकंड डिवीज़न ही बनी, कोई बहुत ज़्यादा अधिक नंबर नहीं आए। फिर मैंने बीएड की तो यही सोच कर की कि चलो इतना पढ़ लिए हैं तो कम से कम। इसके बाद मैंने 2011 में एक बार फिर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैं पेपर में पास हो गई, लेकिन उस समय मेरा वेट कम था, तो उसमें वेट के कारण मुझे निकाल दिया गया। फिर मैंने बीएड की तो यही सोच कर कि तब तक ऐसा कोई नज़रिया नहीं था कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, बस ये सोच कर कि बीए कर ली तो उसके बाद बीएड करनी है, मैं पेपर का टीचर भर्ती की तो एग्ज़ाम देने के लायक तो बन जाऊंगी कम से कम। फिर घर से बाहर रहकर कुछ दिन बीएड की, वहाँ पता चला कि कैसे क्या कोचिंग भी होती है, इसके लिए पेपर भी दिए जाते हैं, वहाँ से फिर शुरुआत होती है साथियों। फिर भी कभी जैसे 2014 में मेरी 13 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी, 14 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद मैंने एमए की, वो भी मैंने प्राइवेट की। उसके बाद जैसे कभी भर्ती आई तो 4 महीने तैयारी कर ली, फिर घर पे रह गई। फिर छोटे बेटे का जन्म हुआ, उसका पालन पोषण, इसी बीच परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन करना पड़ा कुछ दिन पैसे के लिए। कॉलेज में ड्यूटियाँ भी करनी पड़ी, जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों की जो कॉलेज में परीक्षाएँ होती हैं उनमें ड्यूटी भी देती थी, मगर हर बार फिर कुछ ना कुछ नंबरों से रह जाती थी। ऐसे करते करते साथियों मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये लगता हो कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वही नौकरी लगती है। मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थी, बिल्कुल औसत थी मैं, औसत से भी आप कम मान सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। व्याख्याता का पद छोटा नहीं होता, एक राजपत्रित अधिकारी होता है। बहुत सारे लोग इस पद को पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इसका पीछे का जो कारण था वो साथियों लगातार मेरा संघर्षशील रहना, लगातार मेरी कोशिशें जारी रहना। और वही आपने सुनी भी होगी वो लाइन कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो साथियों वही मेरे साथ हुआ कि लास्ट में मेरी जीत हुई। तो मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि आप अगर लगातार कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। और फिर कुछ साथी, जैसे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते हैं कि मेरी उम्र 32 साल हो गई, 35 साल हो गई, 40 हो गई, क्या मैं नौकरी लग सकता हूँ, सरकारी नौकरी लग सकती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ टीचर भर्ती की खास तौर से, तो हमारी इस भर्ती में ज़्यादातर बच्चे आपको कोई बाई दबे ही कोई कुछ बच्चे आपको 25 से कम उम्र के मिलेंगे, बाकी 25 से 35 साल के बच्चे ही इसमें तैयारी करते हैं। और फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी उम्र तो आपकी 30, 28, 26, 28, 30, 32, 35 तक भी उम्र होना आपकी लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी भी 30 प्लस ही उम्र हो गई थी, 34 साल की उम्र में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। एक 15 साल का बच्चा भी अगर हार मान ले और वो निराश होकर बैठ जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम उसको भी बुजुर्ग कह सकते हैं। और एक 40 साल का प्रौढ़ व्यक्ति भी ये ठान ले कि मुझे कुछ करना है, मेरा जीवन ऐसे ही नहीं मिला है मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है, उसको हम युवा कह सकते हैं। तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपका अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। तो आप उम्र आपकी कितनी भी हो, आप भले ही आप औसत रहे हों, औसत से भी कम रहे हों, भले ही आप बाई ग्रेस पास हुए हों कॉलेज में, 12वीं में, 10वीं में, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अब आप इस कंपटीशन में बैठे विद्यार्थियों की इससे आप अपने आप को आगे निकाल पाते हो या नहीं पाते हो। मायने अब ये रखता है, अब आपको ये ज़रूरी है कि आप अब कितना समर्पित होकर तैयारी कर रहे हैं, अब कितनी चीज़ें। और एक बार में, 2 बार में किसी को याद नहीं होती, बिल्कुल सभी की एक जैसी परिस्थिति होती है कि सभी को 4-4, 5-5 पढ़ना पड़ता है। वही आपके साथ भी हो रहा है। ज़रूरी नहीं 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी ही सफल होता है। साथियों सफल वो भी होते हैं जो 4-5 घंटे पढ़ते हैं। मुझे तो 4-5 घंटे से ज़्यादा कभी समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक अच्छी रैंक के साथ मेरा चयन हुआ है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने मत टेकना साथियों। परिस्थितियाँ आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए नहीं आती कि आप हार मान जाओ और बैठ जाओ निराश होकर। और आपने वो भी लाइन सुनी होगी कि सबसे अच्छा जो किरदार है, अभिनेता का किरदार उसी व्यक्ति को मिलता है जो उसको निभाने के काबिल होता है। इसी प्रकार से ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। वो देखता है कि मेरे बनाए हुए इस बंदे में ये मेरा इतना अच्छा, आप देखते हो ना कि भगवान का जो भगत होता है, जो भगवान को ज़्यादा मानता है, उसी को ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये इसलिए आती है कि भगवान अपने भगत की परीक्षा लेता है कि क्या ये वास्तव में ही मेरी भक्ति करता है, उसको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं, या फिर ये ऐसे ही कर रहा है। तो जितनी भी कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है, यकीन मानिए वो आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही है। कुछ लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपका साथ नहीं दे रहे, तो यकीन मानिए उन लोगों का भी आपसे दूर जाना आपके फ़ायदे के लिए ही है।
आप तो एक लाइन पर विश्वास कर लीजिए कि आपके साथ आपके जीवन में जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छे के लिए हो रहा है। भले ही आपको अभी बुरा लग रहा है कि इसमें क्या अच्छा है, मेरे अपने ही मुझसे दूर जा रहे हैं, मेरे अपने लोग ही मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरा परिवार ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं भलाई छुपी है। जब आप सफल हो जाओगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच थी कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हम हमेशा भगवान से बेहतर की मांग करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें बेहतरीन देता है। लेकिन साथियों, पहले हमें उस बेहतरीन के काबिल खुद को बनाना भी पड़ता है, उस स्तर की हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को पाक साफ भी रखना पड़ता है अपने ईश्वर की नज़रों में। हम समाज को खुश नहीं कर सकते, हम अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं कर सकते, हम अपने परिवार को खुश नहीं कर सकते। आप एक व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। आप तो बस ईश्वर पर ध्यान रखना, वो आपसे नाराज़ ना हो। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे भगवान को ये दुख हो कि मैंने इस को मनुष्य के रूप में जन्म देकर गलती कर दी। बस इतना ही विश्वास रख लीजिए। बाकी आप सबको खुश कभी नहीं कर सकते। आप वो कीजिए जो आपको सही लगे। आपको सही लगने का मतलब ये नहीं है कि आपके स्वार्थ के अनुसार आपको सही लगे, वो भगवान की नज़र में भी सही होना चाहिए। बाकी किसी के प्रति बुरी भावना मन में मत रखिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारा पैसा है आप उसी से कुछ कर सकते हो। आप समाज में अपना कोई भी योगदान दे सकते हो, किसी को अच्छी बातें बताकर, किसी का दुख बांटकर। अपने परिवार के लिए आपके जो कर्तव्य हैं वो आप ईमानदारी से पूरे कीजिए। घर में किसी को लेकर भी कोई समस्या है, आप घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो कुछ कहते हैं, ठीक है, उनके अपने संस्कार हैं, वो अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही बने रहिए। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप ये सोचिए कि आप उसको बदल सकते हैं। अगर आप उस परिस्थिति को बदल तो सकते हैं तो आप उस परिस्थिति को बदल दीजिए। आपको लगता है ये परिस्थिति मेरे बस की बात नहीं, इस परिस्थिति को बदलना, तो फिर साथियों खुद को बदलना ही ठीक रहता है। खुद को बदल लीजिए, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिए, और बिल्कुल अपने इष्ट देव पर विश्वास रखते हुए सच्चे मन से मेहनत कीजिए, खुशी खुशी मेहनत कीजिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, और बहुत अच्छे अंकों के साथ, बहुत अच्छी रैंक के साथ आप सफल होंगे। बस ज़रूरत है तो अपने आप को समर्पित करने की, अपना 100% देने की, अपना मन साफ रखने की, अपना कर्तव्य ईमानदारी से करने की। आप अपना कर्म करते जाओ। कोई भी घटना आपके साथ होती है तो आप ये देखो कि वो घटना ज़रूरी है या फिर आपके साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो ज़रूरी है। अगर घटना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप फिर उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है आप उससे दूर हो जाइए, और अगर वो व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर आप उस घटना को भूल जाइए। ऐसा तो कुछ तो कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी मनचाही सब बातें होती रहेंगी, ऐसा तो यहाँ किसी के साथ भी नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराजा, किसी के साथ भी आप किसी को भी लगा लो, जितने भी व्यक्ति हम आज इतिहास में पढ़ते हैं सफल हुए हैं, सभी के जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आई हैं, तभी जाकर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। अगर आपको सभी अपने अनुकूल मिलता रहे तो कभी आप इतने मजबूत बन ही नहीं पाओ कि आप कभी अपने आप को स्थापित कर पाओ, या फिर आप समाज के सामने एक प्रेरणा बन पाओ, एक उदाहरण बन पाओ। तो उदाहरण बनने के लिए और समाज के लिए जैसे प्रेरणा बनने के लिए त्याग करना होगा, और वो त्याग कीजिए आज, और अपनी मेहनत करते रहिए। आप बहुत जल्दी ही सबके सामने एक मिसाल बनकर पेश होंगे। एक समाज के सामने आपका उदाहरण दिया जाएगा कि फला व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करते हुए, जैसे कि मेरा एक उदाहरण दिया जाता है आज मेरे गांव में, मेरे ससुराल में, कि इस लड़की ने हार नहीं मानी, पढ़ाई नहीं छोड़ी, शादी की इतने सालों बाद भी ये पढ़ाई करती रही, इसने पीछा नहीं छोड़ा, तो आज ये सफल है। सभी उदाहरण देते हैं, लोगों को ये लगता है कि अब जैसे कि आपको पता ही है समाज में तो हर प्रकार की बातें करने वाले लोग मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तेरे अब ठीक काम हुआ, तेरे तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब तो नौकरी लग गई तो बच्चों की भी टेंशन नहीं है। तो साथियों, वो तो लोगों को समझना चाहिए। बस आप लोग तो दुखी होते हैं, किसी दूसरे से खुश नहीं होते हैं। उनको ये नहीं लगता कि इसने इस दिन के लिए कितनी कठिन मेहनत की है, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को ये छोड़कर बाहर कोचिंग के लिए गई है, कैसे इसने दुखी होकर बच्चों को पाला है, पोसा है। क्योंकि अगर कोई महिला लगी हुई है नौकरी और वो फिर उसके छोटे बच्चे पाल रही है तो उसकी मदद की जाती है साथ में, कि ये नौकरी ड्यूटी पे जाएगी तो पीछे उसके बच्चे संभाले जाएंगे, और भी उसकी मदद, उसको सहायता मिलती है। लेकिन एक जब बेरोज़गार होता है तो उसको घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, तैयारी भी करनी पड़ती है, सारे काम करने पड़ते हैं। तो फिर कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि कोई किसी से खुश तो होता ही नहीं है। सभी को यही लगता है कि हाँ, उनको ये नहीं लगता कि मैंने इस समय के लिए कितना लंबा संघर्ष किया है, कितने लंबे मैंने इंतज़ार किया है। लेकिन लोगों को तो बस हर चीज़ से परेशानी रहती है, नहीं मिलती तब तक वैसे कि पढ़ते नहीं हैं, नहीं मिल रही है, लग गई तो वैसे कि तेरे तो अच्छा ही है। मैं तो यही कहूँगी कि आप सबके भी इतना ही अच्छा हो, किसी के लिए अपने मेरे मन में कोई कभी भी बुरी भावना नहीं आती। मैं तो हमेशा मेरे ईश्वर से सोते उठते समय यही दुआ करती हूँ कि ये ईश्वर सभी को सद्बुद्धि देना और सभी का कल्याण करना। और जिस प्रकार से आपने मेरी सुनी थी ऐसे ही
मेरे से जुड़े हुए मेरे यूट्यूब है फैमिली है प्यारी सी सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करना। तो मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। आप मेहनत करते रहिए साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।